मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। तब डॉक्टर ने मुझे उनके केबिन में बुलाया और मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ बताया जिससे कि मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। वो ऐसा कुछ कर सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सब सुनकर मुझे उसे तलाक देने की इच्छा कर रही थी, लेकिन मैं आंख बंद करके डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था। पत्नी की ऐसे कारनामे की वजह से मैं डॉक्टर से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। वो मुझसे रोज़ 1 किलो पनीर लाने के लिए कहती और कहती कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। मैं भी उसे पनीर लाकर देता था। वो उस पनीर को छत पर ले जाती और जब नीचे आती तो उसके हाथ खाली होते थे। पूछने पर कहती कि मैंने सारा पनीर खा लिया है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती कि वो अकेली 1 किलो पनीर कैसे खा सकती है। टेरेस पर जाता तो वहां पर कोई नहीं रहता। फिर एक दिन मुझे छत पर आवाज़ सुनाई दी और जब मैं टेरेस पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और तभी मुझे डॉक्टर की कही हुई बात याद आई, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरा नाम योगेश है, मैं 12 साल का था जब मेरे माता पिता के कमरे से लड़ने की आवाज़ रोज़ सुनाई देती थी। मेरे पिता एक मजदूर थे, रात दिन मेहनत करते थे। उनके पास हमेशा बहुत ही कम पैसे होते थे, इसीलिए वो मुझे हमेशा समझाते थे कि हम बहुत गरीब हैं, बिना वजह खर्च करना इतनी अपनी आमदनी नहीं है। मतलब मुझे ये याद रखना था, हम दूसरों की बराबरी नहीं कर सकते और मुझे जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ मेरी माँ, मैं जो भी चीज़ मांगता मुझे लाकर देती, महंगे कपड़े, महंगी चीज़ें, खेल खिलौना। लेकिन वो कपड़े मैं पिताजी जब घर पर नहीं होते थे तभी पहन पाता था। पापा जैसे ही घर आने वाले होते, मैं फिर से पुराने कपड़े पहन लेता और खेल खिलौना सब कुछ छुपा के रख देता। एक दिन माँ मेरे लिए स्वादिष्ट पिज़्ज़ा लेकर आई। मैंने वो पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इसीलिए देर रात मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था तुमने बेटा। मैंने झट से बता दिया कि पिज़्ज़ा खाया था। इस पर पापा चिल्लाते हुए बोले कि सही सही बताओ क्या खाया है। डॉक्टर साहब, इसने बासी दाल चावल खाया था। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और मैं घर आकर दवाई लेकर सो गया। लेकिन फिर से मेरे मम्मी पापा के कमरे से लड़ने की आवाज़ आने लगी। पिज़्ज़ा के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इतने महंगे कपड़े और इतने महंगे खिलौने तुम कहाँ से लाईं? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रही ना? बताओ मुझे, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, फिर तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी इज्जत का पंचनामा मत भरो। और पापा रोने लग गए। फिर माँ भी कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। हर माँ को लगता है कि उसके बच्चे अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, और तुमने कौन सा कुछ अच्छा उसे आज तक लाकर दिया है? तुम्हें मेरी चिंता और प्यार दिखाई नहीं देता? इस पर पापा ने कहा कि तुम मुझे बातों से मत बहकाओ, मुझे सच बताओ बस, वरना मैं कुछ कर लूँगा। माँ थोड़ी देर शांत रही और फिर पापा के कान में कुछ कहने लगी, लेकिन पापा फिर गुस्से में चिल्लाने लगे, तुम जो कुछ कर रही हो वो बहुत गलत है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और इस तरह हमारे घर की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और माँ ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मामा के यहाँ भेज दिया। मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो गई थी और तभी पापा का फ़ोन आया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने और मामा ने तुरंत गांव जाने की तैयारी की। जब हम गांव पहुंचे तो वहां माँ की अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी और मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पापा बताने लगे कि मैं मजदूरी के लिए 2 दिन के लिए बाहर गया था और जब घर आया तो वो मुझे ऐसी अवस्था में मिली। इसे क्या हुआ ये मुझे भी समझ नहीं आया। काफ़ी सालों से पढ़ाई के सिलसिले में मैं शहर में रह रहा था, लेकिन अब माँ के जाने के बाद मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मामा शहर चली गई और मैं यहीं रहकर काम धंधा करने लगा। एक दिन बगल में रहने वाली चाची कहने लगी, बेटा, तुम्हारी माँ ने इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारे लिए एक लड़की देखी थी और उसकी यही इच्छा थी कि तुम उसी से शादी करो। जब मैंने ये बात अपने पिता को बताई तो पापा कहने लगे, हाँ, तुम्हारी माँ ने एक लड़की देखी थी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जल्दी शादी करनी चाहिए। और पापा ने ना कह दिया, लेकिन मेरे मन में
माँ के प्रति बहुत प्यार था और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा परम धर्म था। चाची ने बताया था कि तुम्हारी माँ ने बहुत बुरे दिन देखे। तुम्हारे जाने के बाद पिताजी और ज़्यादा लड़ने लग गए थे। मुझे लगता था कि वो किसी तनाव में थी। उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी और उसकी ये आखिरी इच्छा थी, और अगर तुम उसकी ये इच्छा पूरी करोगे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। चाची ने मुझे उस लड़की का फोटो दिखाया। उसका नाम सपना था। वो पढ़ी लिखी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। कुछ समय के बाद मैंने उससे शादी कर ली। वो सच में बहुत सुंदर थी। शादी की रात को मैंने उससे माँ के बारे में पूछा तो वो बताने लगी कि वो माँ के पास सिलाई सीखने आती थी। जब माँ बीमार रहती थी तो वो घर के काम करके चली जाती। मेरी माँ अपने आखिरी पलों में बहुत अस्वस्थ थी और उसकी वजह मेरे पिताजी थे। सपना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बहुत अच्छे से घर संभालती थी। भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद हमें खुशखबरी मिली कि सपना पेट से है। 5वें महीने में हमें पता चला कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। उस समय उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, मगर पापा उसका बहुत तिरस्कार करने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी उन्हें इतना गुस्सा आता कि वो सपना के हाथ का खाना तक नहीं खाते थे। मुझे बचपन से ही पापा से बहुत डर लगता था। सपना कुछ कहती नहीं थी, पर वो मुझसे पूछती थी कि पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। आखिर कब तक मैं ये सब सहन करूं? मुझे पता था कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और इस वजह से मुझे अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाई। घर की परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। सपना ने सरकारी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उस दिन डॉक्टर ने मुझे सपना के बारे में जो कुछ बताया था वो सुनकर मैंने शर्म से गर्दन झुका ली। मुझे सपना को तलाक देने का मन कर रहा था। मैं बहुत निराश होकर डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उस खुशी के पल में मुझे अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना था। अब वो मेरे बच्चों की माँ बन गई थी, इसलिए मैं चुप बैठ गया था। जुड़वा बच्चों को जन्म देने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो मुझसे बोली कि मुझे पनीर खाना है और तुम रोज 1 किलो पनीर ले आया करो। मैं सोचने लगा कि बाकी के खर्च कम करके मैं उसके लिए पनीर ला दिया करूँगा, लेकिन मेरी पत्नी पनीर बनाकर टेरेस पर ले जाती और जब नीचे आती तो कहती कि मैंने सब पनीर खा लिया है। वो रात में उठकर कभी कभी 1-2 चक्कर टेरेस के भी लगा कर आती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मैं ये सदमा सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? फिर भी हम दोनों ने खुद को संभाला। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। सपना अभी भी वैसे ही कर रही थी। एक दिन मैं सो रहा था और मेरा बेटा रोए जा रहा था और मैंने देखा कि सपना कमरे में नहीं है। बच्चे को छोड़कर वो कहाँ गई होगी? मैंने उसे इधर उधर सब तरफ देखा, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। जब मैंने पलट कर देखा तो वो टेरेस से नीचे आ रही थी और मुझे देखकर डर गई। बच्चा रोए जा रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वो बोली, हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी, तभी तो नीचे आ रही हूँ। लेकिन तुम्हें इस समय क्या ज़रूरत थी टेरेस पर जाने की? वो कहने लगी, टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी, बस उसी वजह से मैं चली गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर बच्चे के कारण मैं चुप हो गया। और तभी इसी दौरान पापा की भी आंख खुल गई। उन्होंने सपना की तरफ बहुत ही तिरस्कार से देखा। फिर भी मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। अब सपना ज़्यादा समय टेरेस पर ही बिताने लगी थी और मुझे वो बात खटकने लगी थी। मुझे उस पर शक होने लगा था, लेकिन छत पर उसके पुराने सामान को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर बाजार गया था। वहाँ उसने मुझसे एक खिलौना मांगा। अब वो 3 साल का हो गया था। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था, लेकिन मेरी औकात नहीं थी वो दिलाने की। मैं उसे एक सस्ता सा खिलौना ले आया। घर आने पर वो रोने लगा। इस पर सपना पूछने लगी कि क्या हुआ इसे। तब मैंने उसे बताया कि वो महंगी गाड़ी की जिद कर रहा था और ना दिलाने पर वो रो रहा था। तुम इसे कुछ खाने के लिए दो ताकि ये चुप हो जाए। दूसरे दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा वही महंगी गाड़ी जो मैं नहीं दिला पाया था, वो उसी से खेल रहा था। मैंने सपना से पूछा तो कहने लगी, मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं, उसी से ला कर दिया। इसके बाद वो कभी महंगे कपड़े, कभी महंगे खिलौने
तो कभी महंगी चप्पल ला कर देती, और पूछता तो कहती कि इकट्ठा किए पैसों से ला कर दिया है। मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास इतने पैसे कैसे और कहाँ से आ सकते हैं, कहीं वो कुछ गलत काम। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे घर का इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा हो, लेकिन मैं पापा के जैसे सपना से लड़ना नहीं चाहता था। मेरे मन में विचार आया कि वो अभी भी टेरेस पर जाती है। अब मैं सच जानकर ही रहूंगा। रात में सपना टेरेस पर जाने लगी तो मैंने पहले सोने का नाटक किया और फिर उसके पीछे दबे पांव चल दिया। तभी मुझे अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैं डर गया। तभी मैंने एक कदम पीछा किया। मुझे लगा शायद बच्चे के रोने की आवाज़ हो, लेकिन फिर हिम्मत करके ऊपर गया। वहाँ देखा तो पुराना सामान पड़ा था और एक खाली कमरा था जिसमें ताला था। मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी, इसीलिए मैंने वो ताला तोड़ दिया। देखा तो सामने एक काली बिल्ली थी। ये क्या, बिल्ली? शायद मेरी पत्नी इसे ही हफ्ते में 2 बार पनीर खिलाती थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मैं डर गया। पलट कर देखा तो पापा थे। पापा ने कहा, बेटा, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, इसे तुम्हारी माँ ने भी पाला था। वो किसी ढोंगी बाबा से मिली थी और उसी ने माँ को इसे पालने के लिए कहा था और कहा था कि रोज इसे 21 दिन तक शमशान ले जाना रात को। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत में बिल्ली को और खुद को भी केवल एक बार भोजन करना है। ऐसा करने से बहुत संपत्ति मिल सकती है। लेकिन बेटा, मेरा इन सब पर विश्वास नहीं बैठ रहा था। आखिर ये भी प्राणी हैं, बेशक बोल नहीं पाते हो, पर एक बार खाने को दोगे और पूरा दिन भूखा रखोगे तो इनके हृदय से भी बद्दुआ ही निकलेगी। और अगर ऐसे ही इतनी आसानी से संपत्ति मिल जाए तो क्यों कोई मेहनत करे। पापा कहने लगे, सपना तुम्हारी माँ की शिष्या बन गई है और उसे नहीं पता था कि उसे फंसाया गया है। तुम्हारी माँ ने उसे ये जादू सिखाया था जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। 21 दिन तक व्रत रखकर उस ढोंगी बाबा की बात मानकर तुम्हारी माँ अपनी जान से हाथ धो बैठी थी और अब सपना भी वही कर रही है। और रहा सवाल इतने महंगे खर्च का, तो उसने अपने सारे जेवर बेच दिए हैं और वो सोचती है कि ये जादू करके वो एक दिन सारा सोना फिर से बनवा लेगी। और वो ये सब शादी के पहले दिन से ही करती आई है और इसलिए मैं उसका तिरस्कार करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब बहुत धोखादायक है, अपनी जान से खेलने जैसा है। और शायद इसी वजह से तुम्हारे बेटे की मृत्यु हुई होगी, क्योंकि जब माँ सही से खाना नहीं खाएगी तो बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा। मैं तो कहता हूँ ऐसी औरत को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हारी माँ ने भी वही किया और अब वो भी ऐसे ही कर रही है। काला जादू करने वाले सब गलत होते हैं। मेरे पापा मुझे सपना के प्रति भड़का रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसे घर से निकाल देने वाला था। कमरे में जाकर देखा तो मेरी पत्नी बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी। मुझे याद आया कि मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही सुलाया करती थी। हालांकि मेरी माँ ने गलत किया, पर वो सब मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया था। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े दिए, खाना, फिर शहर भेजकर पढ़ाई। अपनी सारी जिंदगी उसने खतरे में डालकर जिया ताकि मैं अपना जीवन अच्छे से जी पाऊँ। तभी मुझे याद आया कि डॉक्टर भी मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी कितनी कमज़ोर है, 2 बच्चों को जन्म देने वाली है, पर वो बहुत कमज़ोर है। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है। क्या तुम ठीक से ध्यान तक नहीं दे पाते हो? पति होने के नाते आपका फर्ज है कि आप इस अवस्था में अपनी पत्नी से शारीरिक दूरी बना के रखें और उसके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि बच्चा और माँ स्वस्थ रह सके। जबकि मैं उसका हर प्रकार से ध्यान रखता था। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ठीक से पढ़ाई की होती तो अच्छी नौकरी मिल गई होती और मैं घर की ज़रूरतें पूरी कर पाता, तो मेरी पत्नी को ये गलत रास्ता चुनना न पड़ता। और सच कहूँ तो शायद मैं लापरवाह और आलसी था, वरना मुझे ये दिन न देखने पड़ते। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं मेहनत करूँगा और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। मैंने सपना को सामने बिठाया और उसे बताया कि मुझे सच का पता चल गया है। वो पहले तो बहुत डर गई, पर समझाने के बाद मुझे वचन दिया कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब मैंने एक जगह पर काम ढूंढ लिया था और हमारा गुजर बसर अब अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, हम ये तो देख लेते हैं कि कोई कुछ गलत कर रहा है, पर क्यों कर रहा है जानने की कोशिश नहीं करते। और पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। अगर हमें अमीर बनना है
तो मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट में कुछ नहीं रखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।